हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू पीसीबी ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लेक्चर नंबर 5 की। लेक्चर नंबर 4 तक आपने अगर कंप्लीट कर लिया है तो वहाँ तक जो पढ़े हैं तो उस पर थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल्स कर लें उस पर आधारित। तो देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए मेटल रिंग वेरीज विथ टाइम टी। कोई मेटल का रिंग है और उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक किया हुआ है उसके इक्वेशन आपको टाइम के फंक्शन में दिया हुआ है 3 टाइम्स ATQ माइनस BT स्क्वायर। ठीक है। और उसके बाद इसका यूनिट दे दिया जो टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर कर सकते हैं आप। विथ ए की वैल्यू दे रखी है इसने 2 और यूनिट के हिसाब से देखिएगा तो वो सेकेंड का क्यूब आ गया पर सेकेंड क्यूब। और बी जो हो गया वो उसकी वैल्यू है 6 और उसका भी यूनिट दिया हुआ है सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है। तो यूनिट वगैरह पर यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जो भी ए है बी है वो हमको यहाँ पर जरूरत पड़ने पर पुट कर देना है। द रेसिस्टेंस ऑफ द रिंग इज 3 ओम। रेसिस्टेंस दे रखा है, कहता है डिटरमिन कीजिए द मैक्सिमम करंट इंड्यूस्ड इन द रिंग ड्यूरिंग द इंटरवल फ्रॉम t0 to 2 सेकेंड। 0 से 2 सेकेंड के बीच में जो मैक्सिमम करंट इंड्यूस हुआ होगा उसको बताना है। तो करंट निकालने से पहले मैक्सिमम EMF इंड्यूस निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, सिंपल सी बात है। फाई दिया हुआ है EMF के लिए माइनस d∅/dt। ये फार्मूला आप लगाएंगे, स्मॉल ही लिखिए कैपिटल ही रखिए, एक ही बात है। तो माइनस ऑफ d/dt ऑफ और जो वैल्यू दे रखी है इसने 3 टाइम्स ATQ माइनस BT स्क्वायर। इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कीजिए। डिफ्रेंशिएशन 3 को कुछ नहीं होगा, अंदर में जाना है यहाँ पर और ये बन गया 3AT स्क्वायर। ए वॉज कॉन्स्टेंट। आप देख सकते हैं कि ए तो टाइम का फंक्शन है नहीं, बी भी टाइम का फंक्शन है नहीं, सो ए बी विल बी ट्रीटेड एज ए कॉन्स्टेंट। तो ये इस तरह से हो जाएगा और फिर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2BT, टी स्क्वायर का 2T, तो वो लिख दिया हमने। ये इस प्रकार से कुछ हो गया। तो ये हो गया हमारा EMF एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ओके। तो जो रेसिस्टेंस की अब हम बात करते हैं वो कितना दिया हुआ है 3 ओम। तो करंट आ जाएगा इंड्यूस्ड करंट E/R। तो E/R करेंगे तो देखिए ये वाली जो वैल्यू है 3 और R भी आपका था 3 तो कैंसिल हो जाएगा। तो आई आपका मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ माइनस ऑफ 3AT स्क्वायर माइनस 2BT। ठीक है। ये 3 और वो डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस R, उसकी वैल्यू भी 3 थी तो वो कैंसिल हो जाएंगे और जो बचेगा वो हमने लिख दिया। अब आपको कहता है कि मैक्सिमम करंट इंड्यूस्ड होना चाहिए। तो मैक्सिमम करंट होने के लिए फॉर आई मैक्स क्या करना होता है, कोई भी वैल्यू जैसे y अगर फंक्शन ऑफ x है और y के मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो डिफ्रेंशिएट करके 0 करना होता है। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो di/dt और इसको पुट करेंगे 0 के। तो डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा हमको d/dt ऑफ यही माइनस जो भी आपने लिखा हुआ है 3AT स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस कर दो आप, तो ये हो गया ऐसा और इक्वल टू 0। ठीक है। और अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट हम जो डिफ्रेंशिएशन में जाएगा तो वो बन जाएगा माइनस 3A और t स्क्वायर का 2T और प्लस यहाँ पर ये आ जाएगा 2B और ये इक्वल टू 0। ठीक है। तो t निकल जाएगा, आपको इसको उधर रख दीजिए। सो 2B इक्वल टू 6AT हो गया और फिर हमारा जो t बनेगा वो देखिए 2B/6A हो गया। तो 2 से कैंसिल हो गया तो B/3A। तो B/3A वो टाइम होगा जिस वक्त कि आपका करंट इंड्यूस्ड जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो B और A की वैल्यू दे रखी है, उसको जरा हम लोग यहाँ पे रख के निकालने कितना आता है। B is 6 एंड A was 2, तो 3 into 2 वो भी 6 हो गया। कहने का मतलब 1 सेकेंड आपको आएगा और 1 सेकेंड जो है वो 0 से 2 के बीच में ही लाई करता है, इसलिए आपका ये सही एनालिसिस है कि 1 सेकेंड पर जो करंट की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। तो वो 1 आपको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, करंट यही है तो इसमें आप 1 पुट करें तो फाइनल जो आपको यहाँ पे मैं कर देता हूँ आई मैक्स ये t इक्वल टू 1 पे आएगा। तो ये हो गया ये माइनस 3A की वैल्यू रख दीजिए 2 है और ये t तो 1 हो गया, छोड़ दीजिए उसको ऐसे ही। फिर माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू 6 है, 6 और इंटू 1। तो ओवरऑल देखिए कितना बनाइए, तो ये 6 हो गया माइनस 12।
तो कितना हुआ -6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 एम्पियर की जो करंट होगी यही हमारी मैक्सिमम करंट होगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन का यूज़ हुआ है क्योंकि जो फाई हमने पढ़ा है तो डी फाई बाई डी टी हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और उसके बाद आप उस ईएमएफ में आर से डिवाइड करेंगे तो हमको करंट मिल जाएगा। और करंट के मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है, तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल चुका है। फॉर मैक्सिमम करंट आई डी आई बाई डी टी को ज़ीरो कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करके ज़ीरो किया जाता है और उसके बाद जो आप सॉल्व करके टी निकला वो टी बताता है b/3a, तो b और a की वैल्यू पुट करेंगे जिससे t आ गया 1 सेकेंड। तो क्लियर समझ में आ जाएगा कि जो i की वैल्यू है ये 1 सेकेंड पर मैक्सिमम करंट को बताएगा। तो इसमें t1 रख दिया और बाकी ab की वैल्यू थी रख दीजिए, आंसर 6 एम्पियर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ए वायर ऑफ लेंथ l इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर लूप। अभी स्क्वायर लूप था ये और इसकी टोटल लेंथ जो थी वो l थी, तो इसका मतलब है वन एंड जो हो गया ये l/4 हो गया, इस तरह का कुछ कह सकते हैं। लाइज इन ए प्लेन नॉर्मल टू ए मैग्नेटिक फील्ड B0, तो यहाँ पे एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है, तो चलिए डॉट या क्रॉस टाइप का होगा तो हम लोग अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ मान लेते हैं, जैसे क्रॉस फील्ड मान लिया, तो ये क्रॉस फील्ड में इस तरह से लाई कर रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे हो गया और वो परपेंडिकुलर है। B0 मैग्नीट्यूड दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का, वो रख दिया। अब कहता है दिस वायर इज कन्वर्टेड इनटू ए सर्कुलर लूप, तो अगर इस वायर को कहता है कि सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब जो L लेंथ थी तो यहाँ पर अगर हम मान लें कि इसका रेडियस R बन रहा है तो 2πr इज इक्वल टू L, ये बात रहेगी। तो स्क्वायर लूप लाइज इन ए प्लेन नॉर्मल टू ए मैग्नेटिक फील्ड B0 इफ दिस वायर कन्वर्टेड इनटू ए सर्कुलर लूप इन टाइम, कुछ टाइम दिया है, देन फाइंड द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो टाइम कितना है, तो यहाँ पर हमको टाइम जो है दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो हमें अपने मन से यहाँ पे t0 टाइम रखना चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ टाइम को यूज़ करना पड़ेगा तभी क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो t0 टाइम हम मान लेते हैं कि t0 टाइम में आपने क्या किया, इस स्क्वायर लूप को कन्वर्ट कर दिया इस सर्कुलर लूप में, और ये उसी तरह से क्रॉस फील्ड में ही काम हो रहा है। तो आपको अब कुछ कैलकुलेशन के लिए कहा जा रहा है, क्या कह रहा है कि एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है, वही इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है। तो इस केस में भी कुछ फाई लिंक्ड होगा, यहाँ पर फाई इनिशियल आप कह सकते हैं उसको। तो क्या होगा, B इंटू ए का फॉर्मूला चलता है, फाई इनिशियल B इंटू ए। तो B हमारा क्या है, B0 है, और एरिया यहाँ पर जो एरिया आएगा तो साइड का स्क्वायर, तो L²/16 हो जाएगा। और फाइनल जो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा वो मिल जाएगा B0 इंटू πr², और हमें r की वैल्यू देखिए यहाँ से मिल जाएगी L/2π, तो इनको हम यहाँ पुट कर देंगे, r² है तो मतलब L²/4π², पाई से कैंसिल कर दीजिए और ये क्या बन गया, B0 L²/4π बन गया। ये फाइनल वैल्यू आ गई। तो फ्लक्स में अगर कभी भी चेंज आएगा तो ऑफकोर्स ये चेंज हो रहा है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 4π है, तो फ्लक्स में चेंज आएगा तो फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो उसी ईएमएफ को बताना है, तो -ΔΦ/ΔT एवरेज ले लेना है यहाँ पे। तो -ΔΦ निकालेंगे तो हो गया ये फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, और t0 आपने इंटरवल लिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा। तो फाइनल था हमारे पास यही B0 L² कॉमन है, दोनों में कॉमन कर लीजिए, /4 भी कॉमन है, चलिए कर लिया, 1/π -1/4। तो ठीक से देखिए आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए ठीक से माइनस साइन अपने जगह पर ही रहने दिया, 5 फाइनल जो है B0 L²/4 जो है कॉमन कर लिया और बच गया 1/π, तो 1/π रह गया, फिर माइनस ये लिखना था, तो B0 L²/4 यहाँ से भी कॉमन किया हमने
और फिर इसमें नीचे में 4 रह गया तो -1/4 आ गया, ठीक है। और अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, जो आने का होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए E इक्वल टू -B0L²/4T0, और यहाँ पर आप चाहें तो LCM ले लें, 4 पाई तो 4 माइनस पाई इस तरह से 4 पाई हो गया आपका, और 4 माइनस पाई, ठीक है। तो यही आपका EMF इंड्यूस्ड होगा, और आप इसी रूप में आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, ठीक। तो 16 आपको मन करे तो यहाँ पर आप 4 क्या 16 कर सकते हैं, 16 टाइम्स ये ऐसा, ठीक। तो एंड सो ऑन। तो यही सब तरीका है, कुछ नहीं है, बस इनिशियल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स, डिफरेंस लेना है और EMF निकाल देना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग पहले भी कर चुके हैं। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए। देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, एक बार पढ़ते हैं। द टू कंडक्टिंग रेल्स आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए ये वाला रेल्स हो गया, ये वाला और ये वाला, दोनों परपेंडिकुलर रखा गया है, आप देख सकते हैं। रेल मतलब एक तरह से रेल्स की पटरी हो गई, तो दो पटरियों को इस तरह से रखा गया है। Such that their ends are joined as shown in figure, आप देख सकते हैं इस तरह से 90 डिग्री पर रखा गया है। A conducting bar is now placed over the rails, तो ये वाला एक कंडक्टिंग बार ऐसे रखा गया है जो इस पर ऐसे जा सकता है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करना है, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्टेक्स एट टाइम t इक्वल टू 0। तो यहाँ पर शुरू में ये यहाँ पर रखा हुआ था, और t इक्वल टू 0 पर यहाँ था, और फिर ये t टाइम के साथ आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए एट t इक्वल टू T0 किसी इंस्टेंट पर ये कहीं पर नजर आता है। तो देखिए आपसे 3 सवाल पूछा गया है, क्या सब पूछ रहा है, पूछा आपसे कि द फ्लक्स थ्रू द ट्रायंगल, जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस तो बराबर ही होगी। तो ये वाला जो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है कि फ्लक्स क्या होगा। तो फ्लक्स निकालना है तो एरिया तो चाहिए इसका। तो बाय द रेल्स एंड बार एट t इक्वल टू T0, मान लीजिए t इक्वल टू T0 में ये कहीं पर आया, तो इस वक्त का आपको फ्लक्स चाहिए। फिर दूसरा पूछता है EMF अराउंड द ट्रायंगल एट दैट टाइम, और फिर पूछता है कि इन व्हाट मैनर डज द EMF अराउंड द ट्रायंगल वेरी विथ टाइम, टाइम के साथ वो किस तरह से वेरिएशन शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर ये आप T0 की बात करते हैं, तो v कांस्टेंट वेलोसिटी से हमारा ये रॉड इस तरह से मूव कर रहा था, तो t टाइम पर वो v इंटू टी का डिस्टेंस कवर कर जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो होगा ये हमारा vt हो गया, और ये आइसोसेलेस थे, और यहाँ पर ये 90 दिया हुआ है। तो आप एक काम करें, ये हो गया इस तरफ से भी 45, और इस तरफ से भी हो गया 45, ठीक है। अब जब 45 होता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला 45 हो गया, ये ऑफ कोर्स 90 हो गया, तो यहाँ भी क्या हो गया 45, उसी तरह यहाँ भी क्या हो गया 45। तो जब ये 45 है तो 10 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जितना ये बेस होगा उतना ही परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज 10 45 इज 1। तो जब 45 है तो हम डायरेक्ट लिखना चाहेंगे कि VT यहाँ पर हो गया, तो VT यहाँ भी हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा अगर देख लें तो VT और VT मतलब 2VT ऐसे हो जाएगा। और अब मुझे बात करनी है इसके अंदर की एरिया की। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट नंबर के लिए एरिया, अगर इसमें कुछ नाम रखना हो रख लीजिए, A B और C, ठीक है। तो ये B इस पॉइंट का नाम है, B ऐसे मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ दिया हुआ है। तो एक काम करें, छोटा वाला ABC रख दीजिए। चलिए, तो इन ट्रायंगल ABC आपका जो एरिया हो गया, तो इन ट्रायंगल ABC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ हो गया, और बेस का काम ये वाला कर लेगा पूरा का पूरा 2VT, और हाइट का काम ये कर लेगा मतलब VT। तो कुल मिला के आपको ये क्या आ गया V² T², ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है t इक्वल टू T0 पर, तो पुट करना है t इक्वल टू T0, तो एरिया बन गया हमारा V² T0 का स्क्वायर। तो जो फ्लक्स इससे लिंक किया हुआ मिलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो आप पढ़ते हैं B.A ऑफ कोर्स BA cos थीटा, तो ऐसी सब जगहों पे 0 डिग्री ही हमको लेना होता है। एरिया वेक्टर का वही डायरेक्शन होगा, सामने से देख रहे हैं परपेंडिकुलर वही आ रहा है।
तो बाहर की तरफ एरिया भी होगा और बाहर की तरफ फील्ड भी है, तो फिर दोनों के बीच का एंगल 0। सो B इंटू ए हमें डायरेक्ट करना है, तो B हो गया है B, वही दिया हुआ है, बाकी हो गया V स्क्वायर एंड T नॉट स्क्वायर। तो फ्लक्स जो लिंक किया है पहला वाला, उसका आंसर सीधा सीधा आपका आ जाएगा B V स्क्वायर T नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब हम दूसरा वाला बात करेंगे। दूसरा वाला जब हम बात कर रहे हैं EMF फाइंड करना है उस समय, तो फ्लक्स शुरू में क्या था, जब ये यहाँ था तो कोई भी एरिया नहीं आएगा, तो 0, और फाइनल आपका जो भी आया है सो रहेगा यही। तो जो चेंज आना है वो यही आ जाएगा, बी वी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर, और बाय टाइम, यहाँ से वहाँ जाने में टाइम जो लगा है वो टी नॉट, तो जो आंसर आएगा बी वी स्क्वायर टी नॉट, एक टी नॉट कैंसिल होगा, और ये आपका EMF डेवलप होगा, एवरेज EMF यहाँ से यहाँ तक में इस रॉड में। तो ये भी हो गया हमारा। अब कहता है इन व्हाट मैनर डज द EMF अराउंड द ट्रायंगल वैरी विथ टाइम। तो कुछ नहीं करना है, वो टी नॉट की जगह क्या रख देना है, टी रख देना है। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर ये जो हमने कैलकुलेशन किया 5b बाई टी नॉट, तो ये क्या हुआ, एवरेज आ गया, इसे एवरेज लिखना चाहिए क्योंकि टोटल चेंज बाय टोटल टाइम पर काम हुआ है। यहीं पर अगर हमें इंस्टेंटेनियस पूछा जाए, द EMF अराउंड द ट्रायंगल एट दैट टाइम, तो अगर एट दैट टाइम का मीनिंग हम इंस्टेंटेनियस से ले, जो लेना भी चाहिए, तो यहाँ हमको इंस्टेंटेनियस का कैलकुलेशन करना होगा। तो इंस्टेंटेनियस के लिए मैंने एट एनी टाइम टी, तो हमें क्या करना होगा, डी फाई बाई डी टी, डिफ्रेंसिएशन की मदद लेनी होगी। माइनस साइन भी रखा जाता है तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भी रखे तो मैग्नीट्यूड वाइज होगा, नो प्रॉब्लम। तो चलिए मैग्नीट्यूड वाइज ही रखते हैं। अब ये हो गया डी बाई डी टी ऑफ, अब 5b क्या होगा, तो 5b में कुछ नहीं करना है, ये टी टाइम पर जब ऐसे आएगा तो वो टी टाइम के हिसाब से हो जाएगा, टी नॉट की जगह क्या रखना है, टी रखना है। तो 5e आपके पास यही है, इस टी नॉट में टी रख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा बी वी स्क्वायर एंड देन टी स्क्वायर, और डिफ्रेंसिएशन इसका होगा, तो बी कांस्टेंट वी स्क्वायर कांस्टेंट, ये 2t बाहर आ गया, मतलब 2b वी स्क्वायर टी, ऐसे। और अब एट टी इक्वल टू टी नॉट चाहिए, तो फिर हमारा जो ई इंस्टेंटेनियस है उस वक्त का एट टी टी नॉट, इसमें आप रखेंगे, तो ये क्या हो गया, टी नॉट, टी बराबर टी नॉट रखना होगा। तो ऐसे करके उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगा। ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं कि एवरेज वैल्यू जो हो जाएगी ये उसकी आधी हो जाती है। तो जब वेरिएशन लीनियरली होता है तो आपको पता है कि अगर 0 है और फिर इधर कुछ हो गया, मान लीजिए v हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी भी जब निकालते हैं तो 0 प्लस इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, तो लीनियर के केस में ऐसे ही होता है, एवरेज आधा हो जाएगा और इंस्टेंटेनियस जो होगा उसका डबल होता है। पावर वगैरह के केस में इस तरह का कैलकुलेशन बहुत सारा होता है, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर दोनों में हाफ का डिफरेंस रहता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ भी है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक तो लिखते हैं ये वाला ट्रायंगल एट दैट टाइम, मतलब कि आपका हो गया ई इंस्टेंटेनियस, और यही लिख देते हैं ऑल्सो फाइंड ई एवरेज। तो अगर एवरेज की कैलकुलेशन होगी तो वो ऐसे होगी, टोटल फ्लक्स चेंज बाय टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस की कैलकुलेशन होगी तो वो डिफरेंशिएशन लगा के होगी। नेक्स्ट क्या पूछा, इन व्हाट मैनर डज द EMF अराउंड द ट्रायंगल वेरी विद टाइम, मतलब आपसे थोड़ा सा ग्राफिकली पूछ रहा है, क्योंकि EMF इंस्टेंटेनियस तो आपको यही मिल चुका है, E is 2b v square t, मतलब E is directly proportional to t, लीनियर वेरिएशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग एक ग्राफ छोटा सा देखना चाहें तो कैसा हो जाएगा ग्राफ, तो ग्राफ देखिए, तो स्ट्रेट लाइन का पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो सीधा सीधा मतलब है यहाँ पर, तो कि अगर हमारा ये EMF E हो गया और ये T हो गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। तो इस तरह से चलेगा। अगर यहाँ पर हम कुछ थीटा रख दें तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, जो स्लोप हो गया वो देखिए यही सब हो जाएगा, ये वाला 2b v स्क्वायर, 2b v स्क्वायर, ये इसके स्लोप की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो लीनियर वेरिएशन है, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन से आगे बढ़ेगा। कहने का मतलब टाइम के साथ साथ ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, तो इसमें EMF जो होगा वो लीनियरली इस तरह से बढ़ता जाएगा, करंट की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज होती जाएगी, है ना।
तो इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं चीज़ों को। चलिए आइए बच्चों, नेक्स्ट सिचुएशन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, थ्रू ए यूनिफॉर्म बी फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ए स्मॉल रेक्टेंगुलर लूप इज मूविंग। ये एक स्मॉल रेक्टेंगुलर लूप है, ये मूव करता हुआ आ रहा है इस रीजन में जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट कर रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है एज शोन इन द फिगर। काउंटिंग ऑफ टाइम t बिगिंस एट द मोमेंट द लूप स्टार्ट्स इंटरिंग द फील्ड, मतलब लूप जस्ट यहाँ पर है और वो इंटर करता है तो आपका t जो है स्टार्ट हो जाता है, बिगिन टाइम स्टार्ट, द लूप स्टार्ट्स इंटरिंग द फील्ड, प्लॉट द वेरिएशन ऑफ फ्लक्स थ्रू द लूप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक तो हमको फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है और दूसरा प्लॉट द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। ठीक, बहुत बढ़िया सवाल और बहुत इजी भी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप देखिए इसको। देखिए रेक्टेंगुलर लूप यहाँ पर दिया हुआ है, तो रेक्टेंगुलर लूप कहता है जैसे ही एंट्री लेगा हमारी टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मान लीजिए एट एनी इंस्टेंट ये वाला सिचुएशन है, टी टाइम में ये इतना इंटर हो गया, तो टी टाइम में जो फ्लक्स आपका यहाँ पर आ गया वो कितने का आ गया, तो फ्लक्स जितना एरिया उतना फ्लक्स, तो फ्लक्स हमारा क्या हो गया बी इंटू ए, बी तो कांस्टेंट है, और इंटू एरिया, ये वाला एरिया, तो एरिया मान लीजिए v वेलोसिटी से है तो ये लेंथ क्या हो जाएगा v इंटू टी, और ये मान के चलिए कि आपका l है यहाँ पर ये वाली चौड़ाई, तो हो जाएगा इसकी जो एरिया यहाँ पे बन गई l इंटू वी टी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो v से आ रहा है तो v इंटू टी होगी, सो l इंटू वी इंटू टी, l इंटू वी इंटू टी हो जाएगा इसका एरिया। तो ये हो गया। अब L इज कांस्टेंट, V इज कांस्टेंट, क्वेश्चन में ही कह रहा है, तो इसका मतलब जो फ्लक्स हमारा फाई मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है दिस इज प्रोपोर्शनल टू T, क्योंकि B L V ये सब क्या है कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हमें दिख रहा है। ठीक है, तो फाई जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया। हमने मान लिया कि किसी इंस्टेंट में ये थोड़ा सा अंदर आया एट T इंस्टेंट, तो T इंस्टेंट तक में कितना अंदर आ गया होगा, V इंटू टी अंदर आ गया होगा, और ये जो विड्थ होगा ये कुछ ना कुछ L मान लीजिए, तो जो इसका एरिया बनेगा कितना बनेगा L इंटू वी टी, एल हो गया ये वाली लेंथ और वी टी हो गई ये वाली लेंथ, तो B इंटू ए होता है फ्लक्स, तो फ्लक्स B इंटू ए, तो B तो कांस्टेंट है और A की वैल्यू हो गई L इंटू वी टी, तो आप रख दीजिए एल वी टी, तो 5V में क्या हो गया बी एल वी टी, अब बी एल वी तो कांस्टेंट है, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया टाइम बाय, तो 5V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टाइम हो गया। तो ये क्या बताता है हमको, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन बताता है, तो जब तक ये कंप्लीट इंटर नहीं हो जाता तब तक ये इसी इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो मान लीजिए ये किसी वक्त तक इंटर हो गया तो ये इस तरह से फॉलो करेगा। ठीक है, उसके बाद जब ये पूरी तरह से इंटर हो जाएगा इसमें तो क्या होगा, अब इसमें कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा, जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, और कांस्टेंट रहेगा तो जो भी होगा इसका ये एल, और इधर से ये जो भी इसका टोटल लेंथ होगा तो वो वाली टोटल लेंथ यहाँ पर कुछ L1 या L2 कर लेते हैं। चलिए इसको L1 कर लिया, इधर को L2 कर लिया, तो इसको L1 कर देता हूँ, यहाँ भी L1 हो गया, L1 L2 आर कॉन्स्टेंट्स तो फर्क नहीं पड़ना, लेकिन जो भी एरिया आएगा इस बार L1 इंटू L2 वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा, तो एक कॉन्स्टेंट फ्लक्स आपको उसके अंदर में मिलेगा, कॉन्स्टेंट इस तरह से। और फिर जब ये बाहर निकलने लगेगा तो जैसे ही बाहर निकलने लगेगा इसके फ्लक्स की वैल्यू फिर से कम होनी शुरू हो जाएगी, चेंज होनी शुरू हो जाएगी, और चेंज भी जो होगा ये फिर उसी हिसाब से चेंज होगा, क्योंकि वी टी बाहर आ गया और ये L1, तो इतना ही एरिया इसका कम हो गया, तो जो बचा हुआ है वो फिर उसी हिसाब से उतने का ही अंतर आएगा, तो हमें तो डिफरेंस से मतलब होता है, तो जितना एरिया बाहर आएगा उतने का डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो वैसे तो आप अगर इसको भी लिखिएगा यहाँ पर तो वो भी आपका क्या हो जाएगा फाई, अगर इस यहाँ पर आप लिखें तो फाई बी जो फाइनल यहाँ निकलते वक्त बनेगा, जरा आप उसके नेचर को देखिए, तो एक कांस्टेंट आपका था ना बी एल वी टी, उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा बी एल, माइनस कितना करेगा जितना बाहर आ गया, तो बी सॉरी ये वाला था ना बी एल वन एल टू, बी एल वन एल टू, बी इंटू ए, तो यहाँ का जो एरिया आ गया वो L1 इंटू L2 था, तो बी इंटू ए ये वाला उसमें से माइनस करना होगा, माइनस कितना, तो जितना एरिया ये बाहर आ गया, तो बी एल और ये वी टी के साथ बाहर आ गया L1, L1 तो L1। ठीक है, तो टाइम यहाँ पर देखिए आ गया, तो कहने का मतलब इसको आप मानिए y
ठीक। और इसको मानिए आप एक कांस्टेंट c, तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट, और ये निगेटिव स्लोप, और ये हो गया आपका m, और ये x, ठीक है। तो माइनस लगा के, तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, इसी को ऐसे लिख सकते हैं माइनस एम एक्स प्लस सी। तो एक स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट, तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट मतलब ये ऐसे ही जाएगा, इधर की लाइन आएगी, तो यही लाइन फिर बेसिकली ऐसे गिर जाएगी, ठीक है। निगेटिव स्लोप, पॉजिटिव इधर कट करेंगे तो कहीं भी पॉजिटिव इंटरसेप्ट आएगा, बट ज़रूरत नहीं है हमको, तो हम यहाँ से यहाँ तक के लिए लिखना चाह रहे हैं। जब वो बाहर निकलते वक्त आएगा तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ होगा, जब वो पूरी तरह से अंदर में था तो यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ होगा कांस्टेंट, और जब वो इंटर कर रहा था तो फिर यहाँ से यहाँ उठेगा वो ग्राफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्लक्स फाई वर्सेस टी का। करस्पॉन्डिंग ईएमएफ वर्सेस टाइम देखना है, तो ईएमएफ हमने पढ़ा है माइनस डी फाई बाई डी टी, तो जो फार्मूला कहेगा माइनस साइन के साथ एप्लीकेशन साइन के साथ करना है, तो क्या हो जाएगा स्लोप डी फाई बाई डी टी मतलब स्लोप। तो आप देख सकते हैं कि अगर डी फाई बाई डी टी का स्लोप पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव साइन लगेगा, ईएमएफ आएगा। तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप भी कांस्टेंट होता है, तो इस वाले का स्लोप क्या है पॉजिटिव है, तो ईएमएफ आएगा निगेटिव, तो निगेटिव में कांस्टेंट वैल्यू, तो निगेटिव में कांस्टेंट वैल्यू इस तरह से आ जाएगी नीचे की तरफ। तो यहाँ से यहाँ जैसे मान लीजिए 0 हुआ, ये t1 टाइम, ये t2 टाइम, और ये t3 टाइम तक हमने ड्रॉ किया, तो 0 से t1 टाइम तक आपका ये नीचे चलेगा। फिर देखिए यहाँ पे t1 से t2 के बीच में फ्लक्स चेंज ही नहीं हुआ था, इसका स्लोप देखिएगा तो 0 हो जाएगा, इसका स्लोप पॉजिटिव, तो ईएमएफ निगेटिव और कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट यहाँ पे कह सकते हैं स्लोप, तो ये हो जाएगा निगेटिव वैल्यू बट कांस्टेंट के साथ, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा 0, स्लोप की वैल्यू ही 0 हो गई, तो फिर ईएमएफ डेवलप ही नहीं होगा। t1 से t2 के बीच में आपका ये ऐसे ही चुपचाप पड़ा रहेगा t2, और फिर t2 के बाद t2 से t3 के बीच क्या देख रहे हैं निगेटिव स्लोप, तो डी फाई बाई डी टी इज निगेटिव, तो निगेटिव तो ईएमएफ पॉजिटिव, तो उतना ही पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आप ये जितना नीचे गए थे उतना ही आपका ये ऊपर आ जाएगा इस तरह से ऐसे। तो ईएमएफ का आपका ग्राफ यहाँ से यहाँ तक एक कांस्टेंट लाइन पकड़ेगा और यहाँ से यहाँ तक पकड़ेगा, ठीक है। बाकी ये वैल्यू जितना पॉजिटिव था ये वैल्यू उतना ही नेगेटिव होगा, तो प्लस ई नॉट से माइनस ई नॉट आप लिख सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि वो ई नॉट क्या था, तो सीधी सी बात है यहाँ पर वही स्लोप था, फाई इक्वल टू बी एल वन वी जो आपने लिखा था, जो कि क्वेश्चन में हमें L1 L2 दिया नहीं, अपने अपने मन से माना है, तो उसको डायरेक्ट लिखना ठीक नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको वेरिएशन पूछ रहा है। और वैसे अगर आप L1 L2 मान के चलते हैं तो स्लोप की वैल्यू हो जाएगी BL1 V, मतलब यहाँ वाला ये जो थीटा है आपका टेन थीटा, वही हो जाएगा BL1 V, है ना। और यही टेन थीटा जो है स्लोप है, तो माइनस में यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू जो हो जाएगी, ये ई नॉट आपका बन जाएगा BL1 V, है ना। और दूसरे वाले को भी डिफ्रेंशिएट करिएगा तो वही आएगा आपका, तो यहाँ पर ये माइनस ई नॉट के रूप में, यहाँ पे प्लस ई नॉट के रूप में, मतलब यहाँ पर प्लस BL1 V हो जाएगा, यहाँ पर माइनस BL1 V हो जाएगा। तो L1 अगर दिया हुआ रहता, एक लेंथ दी हुई रहती यहाँ वाली, तो हम लोग उसके टर्म में आंसर कर सकते थे, अदरवाइज आप समझ रहे हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह का भी वेरिएशंस होता है ना। और इसी में आपको देखिए कभी ये तो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से आ गया, आगे देखिए। आइए बच्चों, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को डील करते हैं, क्या कह रहा है देखिए जरा। कहता है कि थ्रू ए कंडक्टिंग कॉइल, ये है आपका एक कंडक्टिंग कॉइल, अलोंग इट्स एक्सिस, इसके एक्सिस के अलोंग ए शॉर्ट बार मैग्नेट इज रैपिडली पुल्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कुछ मान लिया अभी, विथ इट्स नॉर्थ पोल इंटरिंग द कॉइल फर्स्ट, नॉर्थ पोल जो है पहले इसमें इंटर कर रहा है। तो प्लॉट द वेरिएशन ऑफ फ्लक्स इंड्यूस्ड करंट एंड पावर डिसिपेटेड इन कॉइल, कॉइल में विथ टाइम, टाइम के साथ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि ये कॉइल का एक्सिस हो गया, इसी एक्सिस के अलोंग ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है और भी काफ़ी हाई है, तो जाहिर सी बात है कि जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो इसके थ्रू बढ़ती जाएगी, है ना। अभी जब तक ये दूर है तो आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लक्स हुआ, ये जो लाइन ऑफ फोर्सेस हुए, ये सब तो अभी इससे पास नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये नज़दीक आएगा अब ये सब भी इसके थ्रू
पास करना शुरू कर देंगे, राइट। तो वो सब भी अब पास करना शुरू कर देंगे, तो फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी। और इसमें करंट किस तरह से सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ पोल है तो नहीं चाहेगा कि बढ़े, इधर भी नॉर्थ जनरेट हो जाएगा, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि उस करंट को भी आपको ड्रॉ करना है समय के साथ, और ये मैग्नेट जो है वो पूरा का पूरा इस पार से उस पार निकलना चाहिए। तो ठीक है, तो पहले तो डील करते हैं जब वो इस पार से इंटर कर रहा था। तो फर्स्ट वाला जैसे है वो फाई, तो फाई वर्सेस टाइमिंग का ये वैल्यू, तो जब काफ़ी दूर था तो फिलहाल तो कुछ नहीं, इसका क्या करेंगे हम लोग, मैग्नेटिक इफेक्ट देखेंगे, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखेंगे। क्योंकि फ्लक्स चाहिए तो बी चाहिए, बी चाहिए तो फार्मूला है μ0/4 2pm बाई ये जो x है शॉर्ट बार मैग्नेट है, तो इसके लिए आपको याद होगा x3, ठीक है, यही आता था μ0/4 2pm बाई x3। तो एक्सिस पर तो यही आता था। तो आप देखिए μ0/4 2pm ये सब कांस्टेंट है, तो b इज प्रोपोर्शनल टू 1/x3, और फाई होता है हमारा b इंटू ए, और ए जो हो गया ये तो फिक्स है कॉइल का, वो तो बदलने वाला है नहीं, तो जो भी वेरिएशन होगा यहाँ पर वो साथ में फाई में भी हो जाएगा। इसका मतलब चूंकि फाई इज प्रोपोर्शनल, तो दैट इज फाई इज प्रोपोर्शनल टू बी एंड बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/x3, तो आप कह सकते हैं फाई प्रोपोर्शनल टू 1/x3, ठीक है। एरिया इज कांस्टेंट, सो फाई प्रोपोर्शनल टू बी, और बी पहले से है 1/x3 के हिसाब से, तो 1/x3 ऐसा हो जाएगा। तो जब ये इंटर कर रहा होगा तो इसमें x3 के हिसाब से वैल्यू बढ़ेगी, ये याद रखिएगा। तो इसका जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, x3 का जो ग्राफ होता है ऐसे करके उठता है, ऐसे करके उठता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि जब ये पूरा उसमें चला जाएगा तो मैक्सिमम तक वो बढ़ेगा, तो एक बार मैक्सिमम होगा, और जब क्या होगा कि जब ये इस पार आ जाएगा और वो दूर जाने लगेगा, मतलब ये आ गया, अभी ये साउथ हो गया और ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, तो ये दूर जाने लगेगा, तो ये तो उसको जाने से रोकेगा, मतलब कि इस बार नॉर्थ पोल इधर डेवलप हो जाएगा, मैंने करंट का डायरेक्शन आपका देखिए पलट जाएगा। अब करंट का डायरेक्शन जैसे ही पलटेगा और फ्लक्स की वैल्यू भी जो होगी वो जैसे से दूर जाएगा तो कम होनी शुरू हो जाएगी, तो जिस हिसाब से बढ़ा था उसी हिसाब से फिर कम भी होना शुरू हो जाता है ना। तो ये सारी बातें हैं। अब देखिए, क्योंकि ये अब जब इसमें इंटर करेगा तो शुरू में तो बढ़ेगी चीज़ें, और तो इसको यहाँ तक समझिए अच्छे से। तो क्लियर है आपका कि जब वो इंटर कर रहा था, अभी जैसे कि यहाँ पर था ए, और हम लोग देखें कि इसमें जब वो पूरा इंटर कर गया, मतलब हाफ पार्ट इस तरफ हाफ पार्ट उस तरफ, तो तेज़ी से जितना चेंज करना था उसने चेंज किया, तो ये बी हो गया, और फिर जब वो बाहर निकल के भाग रहा है उधर, तो तेज़ी से फिर घटना भी शुरू हो जाएगा, तो मैक्सिमम होगा। इधर बढ़ते 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 अब सारा लाइन्स ऑफ फोर्स इसके थ्रू जब गुजरने लगेगा तो हम कहेंगे वही मैक्सिमम हो गया, और फिर जब बाहर जाएगा तो वो घटना शुरू हो जाएगा, तो फिर घटते घटते जीरो आ जाएगा। तो फ्लक्स का तो यही हिसाब किताब बनेगा। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, इंड्यूस्ड करंट, तो जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट होता है एक ही नेचर का रहेगा, क्योंकि ईएमएफ आई इज ईएमएफ बाय आर, तो जो भी आर होगा कॉइल का वो तो फिक्स होगा ना, तो जो भी आपका नेचर बनेगा ईएमएफ का वही बनेगा आई का, आई प्रोपोर्शनल टू ई कह सकते हो, तो सेम नेचर आएगा। तो यहाँ पर आई हो या ई हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सेम नेचर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखना है वैल्यू क्या आएगी भाई, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, इनके लिए वैल्यू। तो देखिए हमें पता है कि ईएमएफ जो होता है वो माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी होता है, तो स्लोप कुछ पॉजिटिव है तो कुछ निगेटिव है। आप देख सकते हैं कहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हैं कि स्लोप पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव स्लोप, मतलब यहाँ पे टेंजेंट खींचा, एंगल पॉजिटिव, स्लोप बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो एक कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, वहाँ तक वो मैक्सिमम आ जाएगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर देखिए स्लोप की वैल्यू जीरो हो गई है, तो इधर कम होनी कम होनी कम होनी शुरू हो गई, तो पहले बढ़ेगा और फिर कम होते हुए स्लोप जीरो हो जाएगा। तो वही चीज़ है, पहले ये बढ़ेगा और फिर कम होते हुए जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बी पॉइंट पर स्लोप क्या हो गया, जीरो,
तो उसका मतलब बी पॉइंट पर कोई ईएमएफ नहीं आएगा। बी से पहले, जस्ट पहले क्या हो रहा था, स्लोप कम होता जा रहा था। तो ये देखिए कम होता जा रहा है, कहीं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, वहाँ तक के लिए आपका ये मैक्सिमम चढ़ेगा और उसके बाद फिर ये नीचे आ जाएगा। बिल्कुल फिर इधर भी वही बात, यहाँ पर क्या है, सब जगह निगेटिव है, सारे स्लोप्स की वैल्यू जो है वो क्या है, निगेटिव है। और यहाँ पर क्या है, फिर से जीरो के करीब है, या फिर ऑलमोस्ट जीरो ही कह दीजिए इसको भी। तो जीरो से फिर यहाँ से चलना है और वहाँ वापस जीरो पे आ जाना है, और इस बीच में आपका ये जो स्लोप जीरो है तो इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आप स्लोप ड्रॉ करेंगे तो स्लोप जो होगा, देखिए जब ऐसे आप जा रहे हो तो अभी स्लोप कम है, ऊपर जा रहे हो, स्लोप बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और फिर क्या हो रहा है, स्लोप फिर से कम होना शुरू हो गया। तो इसका ये वाला ग्राफ हो गया, स्लोप बढ़ेगी वैल्यू बढ़ेगा। तो स्लोप जो है ऐसे देखिए, ये कलम मैं स्लोप के रूप में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये स्लोप उठ रहा है उठ रहा है उठ रहा है। अब ऐसे उठते नहीं रह जाएगा, उठते रह जाएगा तो यहाँ पर तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, ऐसा थोड़े, यहाँ पे फिर ऐसे आना है। तो अभी यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे 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 उठेगा और फिर गिरना शुरू होगा, गिरते गिरते ऐसे हो जाएगा। अब यही चीज़ रिवर्स में जानी है, ये ऐसे 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 करके होगा, अभी पूरा ऐसे वर्टिकल नहीं आने वाला, तो ये ऐसे ऐसे एक लिमिट तक होगा और फिर ये ऐसे ऐसे होते होते फिर से जीरो हो जाएगा। तो उसका वही, लेकिन ये क्या होगा, सभी का सभी स्लोप निगेटिव में है, तो ई भी निगेटिव में बनेगा, तो निगेटिव ऐसे। तो करंट या ईएमएफ को, चूंकि एक डायरेक्ट, तो इसका मतलब वही हुआ कि करंट एक डायरेक्शन में था, अब दूसरी डायरेक्शन में चलेगा। तो फर्स्ट डायरेक्शन जो हम लोग इधर से ले रहे हैं, जो हमने देखा सिचुएशन के हिसाब से ये नॉर्थ है, तो इधर भी नॉर्थ प्रोड्यूस होगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज पहले चलेगा यहाँ पर। तो ये हो गया ऊपर में आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट, और यहाँ पर हो जाएगा क्लॉकवाइज करंट, ठीक है, क्लॉकवाइज करंट चलेगा। उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी बढ़ेगी, और फिर एक पॉइंट आने के बाद वो फिर कम होनी शुरू हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। तो ये हो गया आई ई वर्सेस टाइम, और ये हो गया फाइव वर्सेस टी, ठीक है। अब क्या कहा, पावर डिसिपेटेड इन द कॉइल विथ टाइम, ठीक है। पावर की बात करते हैं, तो पावर जो होता है हमारा आई के साथ, उसका क्या रिलेशन है, पावर आपने पढ़ा आई स्क्वायर इंटू आर पढ़ा है ना। तो जो आई जहाँ मैक्सिमम, तो पावर भी वहाँ मैक्सिमम होगा। तो अब आई जहाँ निगेटिव में भी है तो पावर वहाँ पॉजिटिव में हो जाएगा, तो बस इतना सा अंतर है। तो जो पार्ट नीचे आया था तो वो उसको क्या करना है, ऊपर करके पॉजिटिव कर देना है, और ऊपर के पार्ट की वजह से तो आई स्क्वायर, तो ये और ऊपर का ही ग्राफ बनेगा। तो उसको हम लोग यहाँ कहीं साइड में दिखा देंगे, पावर वर्सेस टाइम, तो ए बी और सी। तो यहाँ भी एक आई स्क्वायर के हिसाब से ऊपर ही ग्राफ आएगा, और ये जो नीचे आया तो वो भी आई स्क्वायर के हिसाब से, चूंकि आई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो दोनों ग्राफ जो है हमारा ये ऊपर से ही ऐसे रह जाएगा, ठीक है। तो पावर बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर कम होगी, फिर जीरो हो जाएगी, फिर बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर कम होकर फिर खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का पावर वर्सेस टाइम भी हो गया। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए आपको ग्राफिकल क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इन पर ध्यान दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, मोशनल ईएमएफ पर आधारित। एक बार जल्दी से पढ़ते हैं। टू रिंग्स ऑफ रेडियाई 5 मीटर एंड 10 मीटर मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। दो रिंग है आपका, ये देखिए 20 से इधर जा रहा है और ये क्या है 10 से उधर जा रहा है। ये 10 मीटर का रेडियस और 5 मीटर का रेडियस। अब क्या कहता है कि ये कंडक्टिंग सरफेस एस पर दोनों चल रहे हैं, और देयर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.1 टेस्ला, ये दिया हुआ है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग्स, मतलब वही इसी तरह से प्लेन में अंदर को जा रहा है। तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द टू रिंग्स, मतलब यहाँ एस और यहाँ पर पी, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो आपने पढ़ा था कि जो इस तरह का आपको एक केस पहले बताया गया है कि अगर कोई क्रॉस फील्ड में, पूरा रीजन क्रॉस फील्ड में है, तो क्रॉस फील्ड में हम लोग इस तरह से जब मूव कर रहे थे, रेल की पटरी इस तरह से बनाई गई थी, तो यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था बी एल, और ये यही वाला लेंथ आ गया था, मतलब 2 इंटू आर, ठीक है, बी एल वी, तो एल की जगह 2r था, हाँ सॉरी, तो ये भी रहेगा। तो अगर ये भी से चले क्रॉस फील्ड में, तो अगर राइट साइड चलता था तो हम लोग पता था कि ऊपर में प्लस और नीचे माइनस, इस तरह की बात आ जाती थी, है ना। तो लेफ्ट साइड चलेगा तो चीज़ें क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, इस तरह की चीज़ें कह सकते हैं, आप जानते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब हम देख लेते हैं इसको, इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ऐसा बना है दिस इज सेम एज लाइक दिस, और इसमें जो ईएमएफ आपका आएगा वो यही रह गया, ठीक है, ऐसे करके।
तो यहाँ पर ये तो साफ पता चल रहा है कि क्रॉस फील्ड है और आपका वेलोसिटी उस तरफ जा रहा है, तो ये वाला इक्विवेलेंट हो जाएगा इसके, इस तरह से ऐसे। तो इसकी जो ईएमएफ की वैल्यू होगी यहाँ पर VLV, तो बी तो आपका है 0.1, लेंथ के रूप में यहाँ से यहाँ 20, और वेलोसिटी का मामला है तो 10। ठीक है, तो आधा भी रहता तो वही होता, अभी गोल है पूरा है तो भी वही रहता है, पता है आपको। तो ये कितना हो गया 10 तो 20 है ना, 20 वोल्ट आ गया। तो यहाँ और यहाँ का डिफरेंस क्या हो गया 20 वोल्ट। और उसी तरह से फिर हम यहाँ और यहाँ का डिफरेंस देखते हैं। तो इसमें तो अब मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि ऊपर प्लस आएगा या फिर नीचे प्लस आएगा। ठीक है, कैसे चेक करोगे, तो यहाँ पे क्रॉस फील्ड है, तो मतलब क्या है कि इसको हम अगर इधर लेके जाते तो भी क्या वही सिचुएशन होता या फिर पलटता। तो जल्दी से देख लेते हैं तरीका क्या था। बी क्रॉस बी, या तो वो राइट हैंड लगा लो फ्लेमिंग का, उससे भी पता चल जाएगा। तो उसमें क्या बताए थे कि अंगूठा जो होगा हमारा, ये डायरेक्शन होना चाहिए इसका, ये ऐसे हो गया। तो करंट हमारी देखिए ऐसे जा रहा था। अभी इस वाले के लिए अगर बात करेंगे तो ऐसे जा रहा था, तो ऊपर पॉजिटिव, तो ऊपर की तरफ करंट जा रहा था। अभी इस वाले की तरफ बात कर लेंगे, इधर हो जाएगा, राइट। तो ये वाले उंगली अंदर को आ गई, इंडेक्स फिंगर, मोशन इधर हो गया, तो नीचे की तरफ करंट बनेगा, मतलब नीचे की तरफ आपका प्लस होगा। तो इधर जाने से क्या होगा, नीचे की तरफ प्लस होगा, मतलब इस तरह का ईएमएफ जनरेट होगा। तो यहाँ पर भी वही बात हो गई, तो कर दीजिए जनरेट। तो ये हो गया हमारा नीचे की तरफ ऐसा। और देखिए ये क्या है, कंडक्टिंग सरफेस पर है, तो ये जुड़ा हुआ है आपस में, सीधी सी बात। तो ये हो गया हमारा S टॉप पॉइंट, ये हो गया P यहाँ पर। अब इसकी वैल्यू देख लीजिए फटाफट, उसी तरह से BLV। तो B तो हमारा वही 0.1, L की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो कि 10, और जो V वेलोसिटी तो वो 20 का है, तो ये भी हो गया 20। तो आपने इसको सॉल्व किया तो ये भी कितना आ गया, ये भी कितने आ गए, ये भी तो 20 वोल्ट आ गए, है ना। BLV देख लीजिए, यहाँ तक समझ लीजिए ठीक से, हो गया। तो अब चलिए, बोला है कि यहाँ से यहाँ के बीच में निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ से ऐसे घूम जाइए, इसीलिए VSP आप क्या लिख देंगे, ये वाला निगेटिव में था तो -20, और फिर इधर से भी निगेटिव तो वो भी कितना -20, मतलब -40 वोल्ट्स। P से S करते तो प्लस आ जाता, VSP अगर पूछ रहा है तो +40 वोल्ट। इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो वही बात हो गई। तो ये जो आपका है इसको एक रॉड की तरह हम लोग ट्रीट कर लिए और उसके बाद बना दिए, मतलब यही वाला सिचुएशन है जो आप लेके जा रहे हैं। तो टॉप और बॉटम के थ्रू डिफरेंस आ जाएगा पोटेंशियल का, और ये कनेक्टेड था कंडक्टिंग से, तो ये इस तरह से बना सकते हैं। इसमें मोशन इस तरफ था तो इसका ईएमएफ नीचे की तरफ प्लस ऊपर माइनस, इसका मोशन उस तरफ था तो ऊपर की तरफ प्लस नीचे माइनस, ऐड हो गया। क्लियर है, तो इस तरह का सवाल बना सकते हैं आप।